दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि यान क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। स्पेसिफिकेशन के माध्यम से हम किसी भी यान का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यान स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, यान के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है यान काउंट होता है। यान काउंट को यान लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो यान काउंट या यान लीनियर डेंसिटी बेसिकली क्या होती है कि इट इज ए नंबर विच एक्सप्रेस द फाइनेस ऑफ द यान। मतलब यान काउंट एक नंबर होता है जो यान की फाइनेस को बताता है। अब ये यान काउंट डायरेक्ट सिस्टम में भी हो सकती है, इनडायरेक्ट में भी हो सकती है। मतलब जो लीनियर डेंसिटी ऑफ यान जो होती है वो ये बताती है कि यान का लेंथ पर यूनिट वेट कितना है या वेट पर यूनिट लेंथ कितना है। तो दोस्तों दो सिस्टम यूज किए जाते हैं इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे देख पा रहे हैं डायरेक्ट सिस्टम होता है। तो डायरेक्ट सिस्टम बड़ा सिंपल सा होता है कि इसके अंदर जो लेंथ होती है धागे की वो कांस्टेंट होती है और उसका जो वेट होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेस ऑफ यान के पतलेपन के अनुसार घटता बढ़ता जाता है। और इसके अगर हम अब एग्जाम्पल देना चाहें तो इसके सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हैं टैक्स और डेनियर। तो दोस्तों इसका या लीनियर डेंसिटी को एक्सप्रेस करने का दूसरा जो तरीका होता है, वो दूसरा सिस्टम होता है, वो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम। अब इनडायरेक्ट सिस्टम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि वेट होता है, कांस्टेंट रहता है और धागे की लेंथ होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी फाइनेस ऑफ द यान के पतलेपन के अनुसार बदलती जाती है। इसके जो सम पॉपुलर एग्जांपल हैं वो हमने आपको दिखाए हुए हैं। न्यू इंग्लिश काउंट होता है, न्यूमेट्रिक काउंट होता है, लिनन काउंट ली होता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में यान स्पेसिफिकेशन जो होते हैं उसमें एक पैरामीटर होता है नॉमिनल काउंट ऑफ यान। तो नॉमिनल काउंट ऑफ यान का अगर आपको हम बताएं कोई एक परिभाषा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि नॉमिनल काउंट क्या होता है। दोस्तों नॉमिनल काउंट के लिए हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि आपको कोई 10 सिंगल का यान बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्पिनिंग सिस्टम में सारे सेटिंग्स, सारे पैरामीटर 10 सिंगल काउंट के हिसाब से ही फॉलो करेंगे। बट जब यान बन के आएगा तो क्या होगा कि 10 काउंट के बराबर नहीं आएगा। तो ये क्या हो सकता है, या तो ये स्लाइटली फाइनर हो सकता है, वीकेंड से 10.2, और ये कोर्सर भी हो सकता है, वीकेंड से 9.8 काउंट। दोस्तों तो जब हम इसको लिखेंगे कहीं पे या इसको मेंशन करेंगे कौन के ऊपर या धागे यान का पैरामीटर जो हम देंगे वो हम लिखते हैं 10 काउंट और 10 सिंगल। तो दोस्तों 10 वीकेंड से that a nominal count is a whole number count of yarn which may be slightly differ from its actual count। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनल काउंट एक होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है, वो अपने ओरिजिनल काउंट से हल्का फुल्का कम ज्यादा हो सकती है, स्लाइटली, ज्यादा नहीं। तो दोस्तों इसके बाद आता है रिजल्टेंट काउंट। और रिजल्टेंट काउंट क्या होता है दोस्तों, रिजल्टेंट काउंट होता है जो जो प्लाइड यार्न होता है उसमें यूज किया जाता है। प्लाइड यार्न क्या होता है कि वो यार्न जिसमें एक से ज्यादा प्लाई होती है और वो जो साथ साथ ट्विस्ट किए जाते हैं, डबलिंग की जाती है, उनको हम प्लाइड यार्न बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे कि सपोज करिए हमने 20 सिंगल के दो धागों को हमने यहाँ पे 20 सिंगल मीन्स 20 एनी काउंट की बात कर रहा हूं मैं। तो 20 एनी काउंट के दो धागे हैं, हम उनको ट्विस्ट करेंगे, साथ में डबलिंग करेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट काउंट आएगा वो कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट सिस्टम में होता है न्यू इंग्लिश काउंट। तो उसके लिए जो ये होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/r। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R1 एंड R2 आर द कंपोनेंट ऑफ द यार्न, और जो R है ये रिजल्टेंट काउंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज करिए हमने क्या लिया, 20 सिंगल लिया था, तो 20
1/20 प्लस 1/20, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 2/20 इज इक्वल टू 1/10। सो दैट r बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। तो इसका रिजल्टेंट काउंट क्या आएगा 10। और दोस्तों कोई सा भी काउंट ले सकते हैं आप। यहाँ पे सपोज करिए एक प्लाई आपने 10 काउंट की ले ली, एक प्लाई आपने 20 काउंट की ले ली, तो अब उसका रिजल्टेंट काउंट कैसे आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एक जगह पे यहाँ पे 10 रख देंगे, यहाँ पे 20 रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट काउंट होगा। दोस्तों इसी तरीके से अगर आपका काउंट डायरेक्ट सिस्टम में है, तो डायरेक्ट सिस्टम में तो क्या होता है कि रिजल्टेंट काउंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R मतलब सपोज करिए एक 30 डेनियर का यार्न है, एक 20 डेनियर का यार्न है, और दोनों को जो हम ट्विस्ट करेंगे, डबलिंग करेंगे, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों प्लाइस का जो टोटल होगा उसके इक्विवेलेंट आएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, करेक्टेड काउंट। दोस्तों क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे थे रिजल्टेंट काउंट के बारे में। उसमें क्या हमने बताया आपको कि हम जो काउंट लेते हैं, 10 सिंगल का धागा लिया और उसके 2 प्लाई लेके हमने डबल कर दिया, या 20 सिंगल का के दो धागे लिए उसको डबल कर दिया, तो 20 सिंगल के धागे डबल कर दिए, तो उसका रिजल्टेंट काउंट कितना हो गया जो हमने बताया, उसके हिसाब से हो गया 10 सिंगल के इक्विवेलेंट। बट ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है कि सपोज करिए हमें कोई धागा बनाना है, यहाँ पे हम एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं आपको कि जो 240 का धागा हमें रिजल्टेंट काउंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 40 काउंट का धागा ले लिया हमने, और उसके 2 प्लाई लेके उसको हमने ट्विस्टिंग कर, डबलिंग करी, ट्विस्टिंग करी। उसके बाद में जो उसका रिजल्टेंट काउंट आता है, फाइनली अगर हम चेकिंग करें, काउंट की टेस्टिंग करते हैं, तो उसका रिजल्टेंट काउंट 20 आने की बजाय कोर्सर आता है। वो क्यों होता है कि जब हम ट्विस्ट करते हैं दोनों प्लाइयों को, तो उसकी वजह से यार्न होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यार्न कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो श्रिंक करता है, उससे यार्न की लंबाई तो घट जाती है, वेट वही का वही रहता है। तो ये जब यार्न की लंबाई घटेगी तो डेफिनेट सी बात है कि वो यार्न होगा वो कोर्सर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, अगर सपोज करिए हमें 20 का 240 का डबल यार्न चाहिए, या रिजल्टेंट काउंट हमें कितना चाहिए 20 चाहिए, दोनों प्लाई 40 के दोनों प्लाई का रिजल्टेंट काउंट अगर हमें 20 चाहिए, तो इसके लिए हम 40 काउंट का धागा नहीं लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है यार्न का ड्यूरिंग डबलिंग। तो दोस्तों लगभग 10% के आसपास में होता है, और ये हो सकता है कम भी हो, ज्यादा भी हो, टीपीआई पे भी डिपेंड करता है। तो जितना भी होता है उसका हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि कितना ड्यूरिंग ट्विस्टिंग कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है धागा, कितना श्रिंक कर रहा है, कितना छोटा पड़ रहा है, लंबाई कितनी घट जा रही है उसकी ड्यूरिंग ट्विस्टिंग। उसको फिर हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं, उतने ही परसेंट लगभग हम जो उसकी जो प्लाई सिंगल प्लाई यार्न होता है उसकी हम जो काउंट होती है उसी हिसाब से रखते हैं। अब हम धागा चाहिए 240 का, यानी कि चाहिए 20। बेसिकली अगर सैद्धांतिक रूप से देखो तो 220 का रिजल्टेंट काउंट 20 आना चाहिए, लेकिन अब 40 की लेंगे तो आएगा नहीं, वो डबलिंग करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें इसको 40 से थोड़ा सा फाइनर लेना पड़ेगा धागा। वो हम कैसे निकालेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप उन चीज को समझ पाते हो, वहीं पे जब आप स्पिनिंग कर रहे होते हो तो वहीं पे आप उसको धागे को उतना ही फाइनर बना देते हो जिससे कि आपकी रिजल्टेंट काउंट 20 आ जाए। तो उसके लिए अब क्या होता है कि जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कहीं पर, तो जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल मंगाते हैं। तो सैंपल मंगाने में क्या होता है कि हम काउंट टेस्ट करते हैं, और काउंट टेस्ट जब करते हैं तो उसमें क्या निकल के आता है, तो जो धागा होता है डिफरेंट सप्लायर का, उसमें क्या होता है
एक कंपनी में 240 लिख के दे रही है, दूसरी कंपनी में 240 लिख के दे रही है, और जब हम उसको इन हाउस में टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पता लगता है कि एक धागा तो इक्विवेलेंट आ रहा है 20.1 और एक आ रहा है 19.5। तो इट मीन्स अब आप कंपैरिजन बना सकते हैं और आप धागे को सही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं परचेज करने के पहले। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है कि ये जो काउंट होती है और यान पैरामीटर्स भी होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि हम सप्लायर से उसकी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में जरूर पूछते हैं, मंगाते हैं, एक्चुअली पूछते क्या मंगाते हैं। तो टेस्ट रिपोर्ट से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं कि इस यान काउंट में वेरिएशन कितना है। तो उसके लिए क्या देखते हैं आप कि जो काउंट सीवी होता है, तो काउंट सीवी होता है उसको हम देखते हैं कि काउंट सीवी कितना है यान का। दोस्तों काउंट सीवी जितना कम होगा उतना ही आपका यान काउंट वेरिएशन कम होगा और रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसमें भी अगर आपके काउंट में वेरिएशन ज्यादा है तो ये आपका फैब्रिक जीएसएम में रिफ्लेक्ट होगा। कहीं पर जीएसएम कम हो जाएगा कपड़े का, कभी ज्यादा होगा इससे, और आपके बैंड भी बन सकते हैं, थिक प्लेसेस के, थिन प्लेसेस के। दोस्तों लाइंस भी आ सकते, बार वाइज लाइन आ सकती हैं, बार्स आ सकते हैं, वेफ्ट बार्स आ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है यान खरीदते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं यान अपीयरेंस की तरफ। दोस्तों क्या होता है यान अपीयरेंस? यान अपीयरेंस क्या होता है कि जो विजुअली जो हम देखते हैं यान को, तो जो हमें दिखाई पड़ता है उसके अंदर क्या क्या है, जो हम विजुअली देख के उसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो वो हम उसको क्वालिटी को विजुअली एवेल्युएट करके उसका पता लगाते हैं कि ये यान कैसा है। क्योंकि हर आदमी को पास में या हर कंपनी में, छोटी छोटी वीविंग कंपनीज में कोई टेस्टिंग करने के इतने साधन भी नहीं होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि बोर्ड यान अपीयरेंस बोर्ड बाइंडर मशीन की सहायता से एक बोर्ड बनाते हैं। ये बोर्ड क्या होता है कि एक तरफ ब्लैक होता है, एक तरफ ब्लैक होता है और एक तरफ व्हाइट होता है। तो जब यान इस पे हम रैप करते हैं तो ये जो बोर्ड होता है इसकी सहायता से हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। देखो जो हमने नीचे दिया हुआ है क्या क्या देख सकते हैं, नेफ्ट देख सकते हैं। सपोज करिए अगर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे होता क्या है कि जो ये जो सब चीजें हम दिखा रहे हैं आपको, अगर आप एक ही यान के लिए करेंगे तो इससे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब एक सैंपल के लिए अगर करेंगे ये सब प्रैक्टिस तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको मोर देन वन सैंपल, मतलब एक से ज्यादा सैंपल्स होना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों यान के बोर्ड बनाएंगे। तो जब अपीयरेंस बोर्ड बनाएंगे उसके बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर आप नेफ्ट देखेंगे, नेफ्ट कितने दिख रहे हैं दोनों बोर्ड्स के अंदर, स्लब्स कितने दिख रहे हैं, नोट्स कितने दिख रहे हैं, थिन प्लेसेज, थिक प्लेसेज, हेरीनेस का क्या दिख रहा है, ब्रोकन सीड, इमेच्योर फाइबर, क्लीनिनेस और कलर ऑफ द यार्न। तो इन सब चीजों को कंपैरिजन करते हुए दोनों धागों में से आप एक धागे को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी धागा मिनिमम यार्न रेगुलरिटीज रखेगा वो बेस्ट होगा। तो अब आप परचेजर से बोल सकते हो कि ये धागा आप खरीद लीजिए और उसको अच्छी भी क्वालिटी भी मिल जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की तरफ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द यार्न। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों कि ये ब्रेकिंग फोर्स होती है और ये दो तरीके की होती है। ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है, किसी धागे को तोड़ने के लिए कितनी किलोग्राम फोर्स में या ग्राम फोर्स में वेट लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये दो तरीके की होती है, एक होती है बंडल स्ट्रेंथ और एक होती है सिंगल एंड स्ट्रेंथ। दोस्तों बंडल स्ट्रेंथ क्या होती है कि हैंक में बना के, इसको लच्छी बना के, 120 यार्ड की लच्छी बना के, और इसको हम ब्रेक करते हैं वर्टिकल ली स्ट्रेंथ टेस्टर की सहायता से।
बट एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ बंडल स्ट्रेंथ होती है यान की, ये कोई एक्यूरेट वैल्यू या करेक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करती, नहीं देती है, बट ये बहुत बड़ी हेल्प करती है जब आप दो यान को खरीद रहे होते हैं कंपैरिजन करने में। तो इसमें क्या होता है कि हम एक ली बनाते हैं 120 यार्ड की, तो जो ली होती है उसका एक रैप की जो लंबाई होती है ये होती है 1.5 यार्ड्स होती है और 80 रैप्स होते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से इसकी जो लेंथ होती है 120 यार्ड हो जाती है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल ली स्ट्रेंथ टेस्टर की सहायता से इसको ब्रेक करते हैं, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो रिकॉर्डिंग करी जाती है। जो ये जिसकी जो रीडिंग आती है पाउंड में भी हो सकती है, केजी में हो सकती है और न्यूटन में हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि अब यहाँ से पहले आपको काउंट मिल गई है, आपने टेस्ट करी, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे बंडल स्ट्रेंथ मिल गई है। अब यहाँ से आप यान काउंट और बंडल स्ट्रेंथ की सहायता से आप इसकी सीएसपी निकाल सकते हो। देखो ये फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सीएसपी इज इक्वल टू काउंट ऑफ यान एनी सिस्टम में होना चाहिए इनटू टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रेकिंग फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द ली इन द पॉन्ड। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो पॉन्ड में होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी सीएसपी, वो आपका सीएसपी होगा यान का। तो जिस धागे की भी सीएसपी ज्यादा होगी वो धागा बेटर होगा, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों एक टर्म और होता है सिंगल एंड स्ट्रेंथ, और सिंगल एंड स्ट्रेंथ क्या होता है, ये किसी भी यान की करेक्ट स्ट्रेंथ देता है। तो इसको क्या करते हैं हम यान स्ट्रेंथ टेस्टर से इसकी सिंगल धागे की हम स्ट्रेंथ निकालते हैं और इसको ग्राम में भी निकालते हैं, सेंटीमीटर में भी निकालते हैं। तो दोस्तों जिसमें भी आप चाहो निकाल सकते हो, फिर उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। और इसका जरूर आपको सीवी जरूर देखना होता है। सीवी जो होता है यान का वो एक बहुत आपको आईना दिखा देता है इसके वेरिएशन के बारे में। जितना कम सीवी होगा उतनी आपका वेरिएशन कम आएगा यान सिंगल एंड यान स्ट्रेंथ में, और वो धागा जितना कम सीवी होगा उतनी अच्छा धागा माना जाएगा। अब आता है यान एलोंगेशन। यान एलोंगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब धागा वीविंग में जाता है या डिफरेंट वीविंग प्रोसेस में जाता है तो वहां पे उस पर जर्क पड़ता है, ड्यूरिंग शेडिंग भी पड़ता है। शेडिंग जो मोशन होता है तो जो हील फ्रेम्स होते हैं या हील शाफ्ट्स होते हैं अप एंड डाउन होते हैं, उससे धागे पे जर्क लगता है। और ये जब बीटिंग होती है रीड की तब भी यान के ऊपर जर्क लगता है। तो वहां पे क्या होता है, उस जगह पे ये एलोंगेशन बहुत काम आता है। सपोज करो जर्क लगने पे जब वो टेंशन में आता है तो उस पर थोड़ा सा जब टेंशन पड़ता है तो अगर उस पर उस धागे में एलोंगेशन अच्छा है तो वो टूटेगा नहीं, वो जर्क को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब सहन कर लेगा, जर्क को टूटेगा नहीं। और अगर आपका यान एलोंगेशन कम होता है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो धागा जर्क लगने पे चाहे लूम में वार्पिंग में हो, साइजिंग में हो या आपका वीविंग में हो, उसमें यान ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों अब आते हैं टेनेसिटी के ऊपर। अब टेनेसिटी क्या होती है दोस्तों, स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि द ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट लीनियर डेंसिटी ऑफ द यार्न इज कॉल्ड टेनेसिटी ऑफ द यार्न। मतलब जो ब्रेकिंग फोर्स कितना लग रहा है प्रति काउंट ऑफ यार्न में, मतलब ये यूनिट काउंट, इकाई काउंट में कितना ब्रेकिंग फोर्स लग रहा वो तोड़ने के लिए उसको बोलते हैं हम उस यार्न की टेनेसिटी। तो ये सिंपल सी चीज है और इसको ग्राम फोर्स पर टेक्स और या यहाँ पे सेंटीन्यूटन पर टेक्स में करते हैं। जैसे जैसे टेनेसिटी इंक्रीज होती जाती है आपका यार्न सुपीरियर होता जाता है। अब एक आता है टर्म रप्चर पर किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यार्न परचेज करते समय हमेशा आपको देखना चाहिए कि उस धागे का आरपीएम कितना है। आरपीएम का मतलब होता है रप्चर पर किलोमीटर। रप्चर पर किलोमीटर कुछ नहीं होता है कि जब हम धागे को एक कंटिन्यूअस लेंथ को
हैंग करते हैं बहुत सारा धागा। तो क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो धागा अपने वेट की वजह से ही वो टूट जाता है। तो कितने लेंथ के बाद टूटा है, कितने किलोमीटर पे वो धागा ब्रेक हो रहा है, उसको बोलते हैं रप्चर पर किलोमीटर। रप्चर पर किलोमीटर जो होता है आपका ग्राम पर टेक्स के बराबर भी होता है, ब्रेकिंग लोड इन ग्राम पर टेक्स। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होता है। तो जब भी आप धागा खरीदने जाते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उस धागे का आरपीएम कितना है। तो अगर आपका धागा 20 आरपीएम से अच्छा है तो उसको हम बेस्ट क्वालिटी में कंसीडर करते हैं और ये आपको इस धागे को वीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं डिग्री ऑफ हेरीनेस। मतलब डिग्री ऑफ हेरीनेस क्या मतलब है, जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं धागे में इधर उधर लटके रहते हैं, तो उनकी मात्रा क्या है धागे में। तो उसके लिए क्या होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि धागे में कितने हैं। वो एक तो आप उससे जो हमने बताया आपको अपीयरेंस देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितना है कितना नहीं है। दूसरा, आप जो ऊस्टर टेस्टर होता है उसमें जो रिपोर्ट आती है उससे भी आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा धागे में हैरीनेस होगी और वो धागा उतना आपको परेशान करेगा हर स्टेज के ऊपर, चाहे वो वाट में चलाएं चाहे आप वेफ्ट में चलाएं। जब वेफ्ट में चलाते हैं तो टेंशनर के जो लीफ्स होते हैं उसके बीच में एक्यूमुलेट होता जाता है वो धागा, या बहुत डस्ट उड़ेगी और जो जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होते हैं वो टूट के नीचे गिरेंगे। या आपके साइजिंग करते हैं तो जब हम जो लीच के ऊपर जब धागे खुलते हैं तो उसके ऊपर भी वो टूट जाता है और उससे बहुत सारे स्टिकिंग एंड आने की संभावना बनी रहती है। और अगर ज्यादा आपकी हेरीनेस होती है तो उससे क्या होता है कि फीलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आपको बताने जा रहे हैं यार्न ट्विस्ट के बारे में। मतलब यार्न ट्विस्ट, डिग्री ऑफ ट्विस्ट। तो यार्न ट्विस्ट क्या होता है कि टर्न्स पर इंच जो यार्न में जो होते हैं, कितना हम बल दे रहे हैं, कितना ट्विस्ट दे रहे हैं, उसको हम डिग्री ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि ये ट्विस्ट होता है, इसमें एक दोस्तों ट्विस्ट का क्या फंक्शन होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ ट्विस्ट का यार्न में फंक्शन क्या होता है। कि ये ट्विस्ट होता है कि जो उसके अंदर जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं उनको साथ में होल्ड करके रखता है, एक दूसरे को स्लिप नहीं होने देता। और इसमें क्या होता है कि ये जो ट्विस्ट होता है कि धागे का जैसे जैसे ट्विस्ट बढ़ता जाता है तो एक लिमिट तक तो धागे की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, जितना ट्विस्ट होता जाता है उतनी ज्यादा जो धागे में यार्न कंपैक्ट होता जाता है, धागा कंपैक्ट होता जाता है। यार्न के जो फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ट्विस्ट की वो बढ़ती जाती है। और वो एक लिमिट के बाद में क्या होता है, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में क्या होता है, वो जैसे ही हम ट्विस्ट बढ़ाएंगे तो धागा के फाइबर होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं और स्ट्रेंथ घटने लगती है। इसका कर्व होता है लगभग वी शेप में आता है। तो सपोज करिए जैसे ट्विस्ट बढ़ाएंगे तो पहले तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, एक लिमिट के बाद में फिर स्ट्रेंथ डाउन होने लगती है। तो दोस्तों के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी ये करेक्टर है। अब इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें दो तरीके का ट्विस्ट होता है। यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ट्विस्ट दो तरीके का होता है, एक जेड ट्विस्ट होता है और एक होता है एस ट्विस्ट। तो एस ट्विस्ट क्या होता है कि जो क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है यार्न में वो उसको एस ट्विस्ट कहते हैं। वो जो फाइबर इंक्लिनेशन होता है वो एस लेटर होता है, जिसका जो मिडिल पार्ट होता है जो हमने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये जो मिडिल पार्ट होता है बिल्कुल इसके सेम होता है, तो इसलिए उसको एस ट्विस्ट भी कहते हैं। और जेड ट्विस्ट होता है उसका जो ट्विस्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट जो होता है उसको हम जेड ट्विस्ट कहते हैं। और जेड ट्विस्ट के अंदर जो फाइबर इंक्लिनेशन होता है कि जो जेड लेटर होता है उसका मिडिल पार्ट होता है उसके बिल्कुल सेम होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे, बताएंगे आपको इवननेस ऑफ यार्न। तो इवननेस ऑफ यार्न क्या होती है कि धागे के अंदर जो बना हुआ है धागा उसके अंदर एक रेगुलरिटीज कितनी है, धागा कितना रेगुलर है हर टर्म में, चाहे वो काउंट के टर्म में हो, चाहे वो हेरीनेस के टर्म में हो, चाहे ट्विस्ट के टर्म में हो, चाहे स्ट्रेंथ के टर्म में हो, चाहे और किसी भी टर्म में हो। तो उसको एक तो हमने आपको तरीका बताया कि आप बोर्ड बाइंडर
से आप इसको जज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट पिक्चर आप नहीं निकाल सकते हैं। दो धागों, दो सैंपल हैं आपको, तो आप कंपेयर तो कर सकते हैं कि ये धागा अच्छा है, दोनों में से कौन सा अच्छा है, बट आप उसको एग्जैक्ट पिक्चर उस धागे की नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम जो ऊस्टर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है ऊस्टर, तो ऊस्टर से हम टेस्टिंग करते हैं धागे की। तो ऊस्टर बताता है आपको कि यान के अंदर टोटल इम्परफेक्शन कितना है, मतलब नेफ्स कितने हैं, थिक प्लेस कितने हैं, थिन प्लेस कितने हैं, और ये सब होते हैं पर किलोमीटर में देखे जाते हैं। और ऊस्टर एक अपना एवरेज वैल्यू भी बताता है, ऊस्टर परसेंटेज। तो ऊस्टर परसेंटेज भी एक अपने आप में एक पैमाना होता है कि अगर किसी धागे का ऊस्टर जितना कम होता है उतना ही धागे में इर्रेगुलरिटीज कम होते हैं। तो दोस्तों नेफ्स क्या होते हैं? नेफ्स बहुत छोटे छोटे थिक प्लेस होते हैं, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो और जो नेफ्स का जो डाया होता है 3 टाइम्स होता है और यान का। तो ये क्या होता है कि ये होता है कि अनओपन जो टफ्ट होते हैं यान के अंदर, और या ब्रोकन शील्ड होते हैं, और जो वो फाइबर से कोटेड होते हैं, उनके ऊपर फाइबर लपट जाता है, वो यान के अंदर आ जाते हैं, तो उनको वो बॉल फॉर्म में दिखने लगते हैं। तो उसको हम बोलते हैं नेफ्स बोलते हैं। तो इसकी जो टेस्टिंग करते हैं ये 200% पे करते हैं, प्लस 200% पे करी जाती है। तो यान के अंदर कितने नेफ्स हैं तो वो हम यहाँ पे ऊस्टर के माध्यम से पता लग जाता है। थिक प्लेस, अब थिक प्लेस क्या होता है कि धागा क्या होता है, धागा बनता है तो जो फाइनली जो धागा बन रहा होता है वो मतलब कंटिन्यूअसली रेगुलर नहीं होता है। वो क्या होता है, कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे पतला होता है। तो जो थिक प्लेस होते हैं वो रेगुलर डायमीटर से, यानी कि रेगुलर डायमीटर से लगभग 50% के आसपास में थिकर होते हैं, और उनकी जो लेंथ होती है, एवरेज लेंथ होती है 8 से 12 मिलीमीटर तक होती है। तो उनको जो थिक प्लेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये थिक प्लेस धागे में आएंगे तो ये फैब्रिक के अपीयरेंस पे फर्क पड़ेगा। थिन प्लेस क्या होते हैं दोस्तों? थिन प्लेस होते हैं जो यान का जो रेगुलर डायमीटर होता है उससे -50% होते हैं, तो वो होते हैं थिन प्लेस। तो इसको भी वही चीज है। तो अब इसमें क्या होता है, टोटल इम्परफेक्शन भी देखते हैं कि मतलब पर किलोमीटर में आपके यहाँ पे देखिए आप नेफ्स प्लस थिक प्लेस प्लस थिन प्लेस जो भी होते हैं, टोटल उनका जो होता है वो होता है टोटल इम्परफेक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि धागे के अंदर टोटल इम्परफेक्शन कितना है। जितना इम्परफेक्शन कम होगा धागे में, उतना ही धागा वो डिफरेंट प्रोसेस में बेटर परफॉर्म करेगा। और इसमें ये ध्यान देने योग्य बात बहुत है, जब भी आप धागा खरीद रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत केयरफुल रहें कि यान के अंदर अगर थिन प्लेस ना हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बट यदि थिन प्लेस ज्यादा होते हैं तो डिफरेंट स्टेज पे यान ब्रेक होने की पूरी संभावना रहती है। मैक्सिमम किसी भी धागे में 1 से लेकर 2 तक थिन प्लेसेस होने चाहिए, और अगर 0 है तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो अब कोई भी आदमी अगर धागा परचेज करता है तो वो एक तो सबसे पहला काम करना चाहिए, उसको एक धागे की रिपोर्ट मंगानी चाहिए। और एक धागा किसी भी काउंट का परचेज करना है उसके लिए उसको एक सप्लायर के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। 2 और 2 से अधिक सप्लायर को अप्रोच करना चाहिए, उनसे यान की रिपोर्ट मंगाएं, उनसे सैंपल मंगाएं। आप इन हाउस लैब में टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कम से कम काउंट टेस्ट कर सकते हैं, उसकी CSP टेस्ट कर सकते हैं, उसका TPI टेस्ट कर सकते हैं, और उसका अपीयरेंस भी देख सकते हैं, और रिपोर्ट की सहायता से आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तीनों सप्लायर के जो सैंपल है उनका कंपैरिजन करते हुए ही ऑर्डर दें, अन्यथा आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान रखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।